गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी हमने खत्म कर दिया और आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल सेक्शन। आइए तो लेते हैं ग्राफिकल सेक्शन। देखिए, ग्राफिकल सेक्शन के अंदर दो चीजों के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है? पहले मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट नोट लगाकर पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल पावर की हो और एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाती हो तो उनके बीच में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा बच्चों। पहली बात कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इक्वल पावर्स आर proportional to each other, then graph between both quantities will be straight line. Y is proportional to x. दोनों की पावर सेम है, वन इसकी है वन इसकी है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा बच्चों y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। दूसरी इसमें काम की बात कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसके इंक्लिनेशन की जो डायरेक्शन होगी वो या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन को हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्लिनेशन को आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। थीटा एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है? दूसरी बात, स्लोप जो होगा बच्चों इसका स्लोप, अच्छा इंक्लिनेशन के लिए एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां पर, इंक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड acute angle from horizontal axis। थीटा को हमेशा मेजर करना है आपको, एक्यूट एंगल ही मेजर करना है और हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करना है। स्लोप m जो होता है बच्चों वो tan थीटा होता है, वो tan थीटा यहां पर dy बाई डी एक्स या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या y बाई एक्स भी लिख सकते हो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो, ठीक है? यानी कि y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x क्वांटिटी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है? तो स्लोप, ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली काम की बात हो चुकी है बच्चों स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। दूसरी बात आपको बता दूं, सेकेंड पॉइंट जो अभी हमारे काइनेमेटिक्स वाले ग्राफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, वो या तो स्ट्रेट लाइन की बनती है बच्चों या फिर पैराबोलिक की बनती है अपने पास में। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ अनइक्वल पावर्स एंड proportional to each other, then graph between both quantities will be parabolic।
विल बी पैराबोलिक। जैसे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, ठीक है, या कह सकते हो आप x इज प्रोपोर्शनल टू y की पावर n, पर n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी अपने पास में, 1 से ज्यादा या कम भी हो सकती है, पर बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पावर 1 है, तो n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शनल में है और एक दोनों की पावर सेम होगी तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है अपने पास में, कम भी हो सकती है, 1 नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन के लिए बनेगा बच्चों, तो फिर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब दूसरी इसमें काम की बात जो आती है वो नोट लगाकर, इंपॉर्टेंट नोट, और ये स्पेशल बात मैं लिख देता हूं यहां स्पेशल पॉइंट के थ्रू। इफ बोथ क्वांटिटीज if power of both quantities लिखो, if power of both quantities, power of both quantities, sorry यार, if ratio of power of both quantities is either 1:2 or 2:1, then graph will be symmetrical parabolic, otherwise graph will be unsymmetrical, otherwise मैं यहां लिख देता हूं, otherwise graph will be अनसिमेट्रिकल पैराबोलिक, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, कि अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, एज एग्जांपल देखो अगर आप, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 12mv² होती है। अब यहां पर m/2 कांस्टेंट टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v² हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पावर 1 और v की पावर कितनी है, 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ अगर बनाओगे आप तो सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि दोनों की पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 अपने पास में आएगा। अब पैराबोलिक ग्राफ जो होता है बच्चों वो एक कर्व्ड ग्राफ होता है, कुछ ऐसा होता है, y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो ऐसा बन सकता है ग्राफ, या y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे आप तो ऐसा भी बन सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ग्राफ जो टिल्टेड होगा वो y एक्सिस की तरफ होगा या x एक्सिस की तरफ होगा। तो तीसरी सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ इज टिल्टेड, पैराबोलिक ग्राफ इज टिल्टेड टुवर्ड्स दैट एक्सिस विच हैव लेस पावर, ठीक है, उस एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा जिसकी पावर लेस होगी। जैसे यहां पर n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो y की पावर कम होगी, तो y की तरफ टिल्टेड होगा, और अगर जैसे यहां पर देखें तो y से पावर इसकी कम है तो ये x की तरफ टिल्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। ये जनरल बातें मैंने आपको ग्राफिकल सेक्शन की बताई। और अब लेते हैं काइनेमेटिक्स के ग्राफ बच्चों। काइनेमेटिक्स के ग्राफ जो होते हैं बच्चों वो 3 तरीके के ग्राफ हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, तो ग्राफिकल सेक्शन, काइनेमेटिक्स ग्राफिकल सेक्शन, काइनेमेटिक्स ग्राफिकल सेक्शन, हाँ जी। पहला ग्राफ जो इसके अंदर बनता है बच्चों वो एसटी ग्राफ है। यहां पर टी तो टाइम है, पर एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। एस जो होगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें जो आपके ग्राफ बनेंगे बच्चों वो टोटल 4 ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। यहां पर टाइम एक्सिस होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस होगा बच्चों। ग्राफ या तो आपको मिलेगा ऐसा, ग्राफ मिलेगा फिर ऐसा, या फिर ग्राफ मिलेगा आपको ऐसा, या फिर ग्राफ आपको मिलेगा ऐसा।
अब मैं बता देता हूं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ 1 की अगर बात करता हूं बच्चों आपसे, तो ग्राफ 1 यानी कि ऐसा ग्राफ S और T के बीच का जो ग्राफ है ऐसा हो कि when displacement time graph is a straight line parallel to time axis, it means body is at rest. ठीक है, when ST graph is a straight line parallel to time axis, it means body is at rest. यानी ये पहला ग्राफ तभी बनता है बच्चों जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है। कोई भी ग्राफ अगर कर्व्ड पार्ट भी है मान लो, और उस कर्व्ड पार्ट का एक छोटा सा पोर्शन टाइम एक्सिस के पैरेलल भी, जैसे मान लो ग्राफ आपको ऐसे बनाकर दे दिया, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, इतना सा देखो, इतना सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो पर्टिकुलर इस जगह पर आकर पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में आया है। ठीक है, पर्टिकुलर इतने छोटे से इंटरवल में जहां कहीं भी एसटी ग्राफ हो और पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन का छोटा सा पार्ट या बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे, तो समझ लेना कि इस पार्ट के अंदर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, सेकंड ग्राफ जो बनेगा बच्चों, ग्राफ सेकंड की मैं बात करूं आपसे, जो कि आपको ऐसे दिख रहा होगा बच्चों, एस और टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चों इसका एक इंक्लिनेशन भी होगा और स्लोप भी होगा। पहली बात तो ये ग्राफ कब बनेगा, यहां इंक्लिनेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यह ग्राफ तभी बनता है कि व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ तभी बनेगा जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक है, इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन जो है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन मत बोलो, साइन ऑफ वेलोसिटी बोलो, ज्यादा अच्छा होगा, साइन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज आपके पास में है मान लीजिए थीटा, तो इसका मतलब पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर थीटा क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तीसरी बात, ये ग्राफ तो मैं जनरल मिटा रहा हूं, अब एक एक ग्राफ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ जी, इसमें तीसरी बात जो है बच्चों वो क्या है, थर्ड पॉइंट, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ जो होगा, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ जो कि होता है बच्चों अपने पास में, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों m tan थीटा, वो यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर थीटा ज्यादा होता है तो tan थीटा ज्यादा होता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। थीटा अगर कम है तो tan थीटा कम होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, चलिए भाई, ये दूसरे ग्राफ की बात होगी। अब तीसरे ग्राफ की बात कर लेता हूं मैं, ग्राफ थर्ड, जो कि आपको ऐसे बनाकर दिया बच्चों मैंने, एस टी ग्राफ है, सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ बना है, टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनाया है मैंने, ये ध्यान रखना, टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनाया है। और इस ग्राफ के अंदर टाइम के किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर आप यहां पर जाएं और यहां पर आप एक टेंजेंट को ड्रॉप करते हैं, तो इस टेंजेंट का डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लिनेशन बन रहा होगा बच्चों।
तो स्लोप भी आएगा। ये ग्राफ किस कंडीशन में बनेगा, टेंजेंट का इंक्लिनेशन क्या बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। चलिए भाई, हाँ जी, ये ग्राफ किस कंडीशन में बनेगा मैं लिख देता हूं। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से मूव हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, टेंजेंट सॉरी इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया है, उस इंस्टेंट पर टेंजेंट के इंक्लिनेशन की जो डायरेक्शन होगी वो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्लोप tan थीटा वो यहां पर v इंस्टेंटेनियस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसीलिए जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होगा तो t इक्वल टू 0 पर देखो टेंजेंट ऐसी जाएगी बच्चों, थीटा यहां 0 डिग्री का बनेगा तो स्लोप 0 आएगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट के अंदर है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्राफ जब बनाओ, रेस्ट से अगर स्टार्ट जब भी होगा पार्टिकल, तो एसटी ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस को टच करते हुए ऐसे बनेगा, सिमेट्रिकल पैराबोला। और यहां पर आप अगर अलग अलग इंस्टेंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो आपको दिखता है यहां पर ये पहली टेंजेंट, यहां पर ये दूसरी टेंजेंट, यहां देखोगे आप तीसरी टेंजेंट होगी, यहां देखोगे चौथी टेंजेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां थीटा 0 डिग्री का है, या कोई थीटा मिलेगा, या थीटा 1 मिलेगा, या थीटा 2 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का मतलब ही होता है बच्चों कि वहां पर एक्सेलेरेशन का प्रेजेंट होना। ठीक है, एक्सेलेरेशन का प्रेजेंट होना। चलिए चौथे ग्राफ की बात कर लेता हूं, इसका एसटी ग्राफ का आखिरी ग्राफ, फोर्थ फिर मैं बताऊंगा इस पर बेस क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, फोर्थ ग्राफ को देखें। ग्राफ फोर्थ, एसटी ग्राफ आपको मैंने ऐसे बताया बच्चों, ये बताया आपको फोर्थ नंबर का ग्राफ। ये कब बनता है, व्हेन पार्टिकल मूव्स अंडर कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अब देख लीजिए, लास्ट में जाकर ग्राफ जो है बच्चों वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। इसका मतलब है कि लास्ट में जाकर पार्टिकल रेस्ट में आ गया और यहां वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ड्रॉन टेंजेंट का इंक्लिनेशन लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी कम हो सकता है बच्चों जब रिटार्डेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 4 ग्राफ अपने बस में एसटी के बनते हैं बच्चों। और अब लेते हैं जरा इस एसटी पर बेस्ड क्वेश्चंस की वैरायटीज की, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की वैरायटीज को देखेंगे बच्चों। हाँ, एसटी ग्राफ पर क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, देखिए इधर पहला ग्राफ, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया बच्चों। एसटी ग्राफ of 2 particles A and B are shown in
फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज में रेशियो आपको बताना। ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया बच्चों आपको, S और T के बीच में ग्राफ है, ये पार्टिकल A के लिए ग्राफ बना कर दिया बच्चों, और ये पार्टिकल B के लिए ग्राफ बना कर दिया। इसका इंक्लिनेशन आपको दिया 30 डिग्री का, और इसका इंक्लिनेशन आपको दिया 60 डिग्री का। ठीक है, अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या समझ में आता है पहले ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, इस ग्राफ से हमें क्या क्या समझ में आता है ये समझ लेना चाहिए। दोनों ही पार्टिकल के लिए जो ST ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, दोनों के इंक्लिनेशन की डायरेक्शन सेम है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तीसरी बात, A का थीटा कम है, B का थीटा ज्यादा है, तो ये कंफर्म है कि A का tan थीटा कम आएगा और B का tan थीटा ज्यादा आएगा, और जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब पार्टिकल B की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, ग्राफ से, ग्राफ रिप्रेजेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। हाँ जी, both graph are straight line, it means both particles are move with constant velocity, constant velocities, पहली बात। दूसरी, डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन of both graphs are same. It means both particles are move in same direction. दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं। तीसरी बात, थीटा ए इज लेस देन थीटा बी, तो tan थीटा ए इज लेस देन tan थीटा बी, देयरफॉर वी ए इज लेस देन वी बी। ये रिलेशन आएगा दोनों के बीच में। पर हमसे तो रेशियो पूछा गया, तो वैल्यू चाहिए ना यार, वैल्यू चाहिए। तो अपन जानते हैं कि बच्चों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आपको वी ए अपॉन वी बी निकालना है तो यह करना पड़ेगा tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 1/3 आएगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो तो आ गया, रिलेशन चाहिए तो वी बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी ए। तो दिख रहा है यहां से भी कि वी बी वी ए से ज्यादा है और 3 गुना ज्यादा है। तो एक ग्राफ से जो जो बातें हमारे समझ में आई वो सारी की सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी है बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल के अंदर देखें। देखो यार बच्चों, सवाल जो है ना, ग्राफ के अगर कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आपको फिर सवाल करने में तकलीफ नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ग्राफ से रिलेटेड बातें पता नहीं होती हैं और सिर्फ केवल और केवल सवाल करने में शुरू बैठ जाते हैं और फिर सवाल नहीं होता, गलत आंसर आता है, तो फिर परेशान होते हैं। ठीक है, तो जिंदगी का भी फलसफा यही है बच्चों, जो भी चीज के बारे में आपको आधी अधूरी जानकारी हो तो उसमें माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसलिए कभी भी आप अपना कोई दोस्त भी अगर बनाते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, अगर कोई दोस्त भी बनाते तो पहले उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई बहन कितने हैं, वो खुद क्या करता है, किस नेचर का है, इस प्रकार की बातें अगर आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, कभी कभी अननेसेसरी ऐसी पोजीशन क्रिएट करो कि आप बहुत ट्रबल में हैं, तो वो आपकी कितनी हेल्प करता है।
ठीक है, मुसीबत में जो काम आ जाए वही तो सच्चा दोस्त होगा ना। ठीक है, तो वो आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब आप खरे उतर जाएं, बिल्कुल आपकी बातों पर वो खरा उतर जाए, तब इसका मतलब है वो आपका सच्चा दोस्त है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखें। एसटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल shown in figure फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? पहली चीज टोटल डिस्टेंस, दूसरी चीज टोटल डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बात एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये तीन बातें अपने को, और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है आपको। ये टाइम एक्सिस है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव एक्सिस है। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आपको दिया बच्चों बनाकर, ओ से ए पार्ट, ए से बी पार्ट, बी से सी पार्ट, सी से डी पार्ट, डी से ई पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको टाइम 2-2 सेकंड के इंटरवल पर दिए, ये सब 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, सपोज ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 10 सेकंड। यहां का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया मैंने +40 मीटर, और यहां का दे दिया मैंने मान लो आपको -20 मीटर। चलिए साहब, अब निकालते हैं। ग्राफ आपके सामने है। पहली चीज कैसे आपको कैलकुलेट करनी है समझ लीजिएगा। डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हम सब जानते हैं डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ। ध्यान रखना, पाथ लेंथ होती है, ग्राफ लेंथ नहीं होती है। वरना बच्चा क्या करता है, ये पार्टिकल मोशन कर रहा है भाई, ओ से ए गया, फिर ए से, अरे यार ये ग्राफ है, ये इसके मोशन का पाथ नहीं है, इसकी लेंथ निकालने मत बैठ जाना। बस सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, फिर ये यहाँ पर 2 है तो दोनों का डिफरेंस 2, तो ये भी 2 के बराबर हो गए, 2 मीटर। अरे मेरे भाई, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, दोनों के बीच में ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, उसके नेचर का ग्राफ है ये। तो पाथ लेंथ होता है। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। जितने भी पार्ट ग्राफ के अंदर आपको दे रखे हैं, उन सभी पार्ट को आप डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर शिफ्ट करते जाइए। कैसे, ध्यान से देखो। ये पहला पार्ट ओ ए, इस पार्ट का इनिशियल पॉइंट ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर है। दूसरे वाले पार्टिकल को, दूसरे वाले एंड को आपने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट का कंपोनेंट ले लिया। हर पार्ट का कंपोनेंट ले लीजिए आप, किधर, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ। तो इसका ये कंपोनेंट, ये इतना कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू आपको दिख रही है 40, यहां से यहां तक 40 दिख रही है। अब ए बी पार्ट की बात करें तो ए और बी दोनों सेम ही लेवल पर है, और मालूम है ये जो टाइम एक्सिस के पहले, तो यहां तो रेस्ट कंडीशन में होगा, तो यहां तो कोई डिस्टेंस ही नहीं चलेगा वो, तो ए बी पार्ट में तो 0 होगा। फिर बी सी पार्ट की बात करेंगे तो ये सीधा सीधा यहां शिफ्ट कर दिया तो ये भी 40, सी डी पार्ट को शिफ्ट कर दिया तो ये -20, नहीं +20, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट किया 20, फिर ये सी डी पार्ट, डी ई पार्ट को शिफ्ट किया, ये भी 20। पैरेलल में आपको शिफ्ट करना, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जैसे ये इंक्लाइंड पोजीशन पर है तो इसका ये एंड अगर ओरिजिन पर है, ये यहां पर, तो इसको सीधे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालकर ऐसे करना, मतलब कंपोनेंट लेना है आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो यहां पर 4-5 पार्ट आपको दे रखे, ओ ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, ये 5 पार्ट हैं। हर पार्ट की लेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर शिफ्टिंग प्रोसेस से निकालनी है। ओ ए की लेंथ 40 है, ए बी की लेंथ 0 है, बी सी की लेंथ अपने पास में है 40, सी डी की 20, डी ई की 20, तो कुल मिलाकर 120 मीटर आ जाएगा। 40 40 80 और 40 ये 120, ये डिस्टेंस आ गया बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ वेक्टर को ड्रॉ करना है आपको पहले तो।
तो ध्यान से देखो, इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? ऊपर है। फाइनल पॉइंट कहां है? ई पर है। तब ओ से ई की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। पहले कर दिया साहब। अब इसको शिफ्ट कर लो, इसको शिफ्ट कर लो, तो ये तो वैसे ही टाइम एक्सिस के पैरेलल है यार, तो जीरो आएगा, खत्म भाई। ये एंड तो ऑलरेडी यहां पर है ना, इस एंड को पकड़कर जब आप इधर लाओगे तो दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो जाएंगे यार। कॉन्साइड हो जाएंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा यहां पर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों जीरो आएगा। ठीक है। अभी और तीसरे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन जब अपन लेंगे उस पर मैं जीरो से स्टार्ट करके जीरो पर खत्म नहीं करता हूं, तो आपको और समझ में आ जाएगी बात। ठीक है। तीसरी बात, एवरेज स्पीड चाहिए बच्चों। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, टोटल एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, जीरो में किसी से भी डिवाइड करो जीरो ही आने वाला है। ठीक है। तीनों पार्ट अपने निकाल दिए इसके। चलो अगले सवाल के अंदर और बात आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन देखिए। पार्टिकल के मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। केवल पॉजिटिव एक्सिस बनाकर दिया, इसका टाइम एक्सिस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। और ग्राफ कुछ आपको ऐसे दे दिया बच्चों, ऐसे दे दिया। यहां दे दिया आपको 2 सेकंड, यहां दे दिया आपको मान लो 10 सेकंड, यहां का डिस्प्लेसमेंट मैं देता हूं 60 मीटर, यहां का देता हूं 40 मीटर, यहां का देता हूं 10 मीटर। ऐसे ग्राफ आपको दे दिया। और वही तीनों बातें फिर निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। और साथ में यह भी बताना है कि फर्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है एसटी ग्राफ, तो ये कांस्टेंट ही कंफर्म है। और नेक्स्ट 8 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, या यूं भी कह सकते हो वेलोसिटी इन ए बी पार्ट एंड वेलोसिटी इन बी सी पार्ट। ये भी आपको निकाल कर देना है। चलिए बच्चों ट्राई कर लीजिए, पहले आप खुद निकालने जा रहा हूं मैं अब। ठीक है। पहला पार्ट, टोटल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? पाथ लेंथ। यहां पर 2 ही पाथ नजर आ रहे हैं आपको, ए बी और बी सी। 2 ही पाथ ग्राफ के हैं, ए बी और बी सी। ए ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर है, बी को पकड़कर इधर ले आओ। और इन दोनों डिजिट का डिफरेंस देखो कितना होगा? 60 माइनस 10 50। बी सी को शिफ्ट करो, बी को यहां शिफ्ट करोगे 10 पर आएगा, सी को शिफ्ट करोगे 40। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 30। ये आ गया बच्चों 80 मीटर, तो आ गया डिस्टेंस। दूसरा आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो वेक्टर का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? ए पर है। फाइनल पॉइंट कहां है? सी पर है। तो यहां से आप एक वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए और इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 20। और डायरेक्शन किधर आएगी जब शिफ्ट करोगे? तो नीचे की तरफ, तो -20। तो यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा -20 मीटर का। तीसरा, एवरेज स्पीड चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और सी डिवाइडेड बाय 10, 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, या एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो -20 डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चौथा पार्ट, वेलोसिटी इन ए बी पार्ट। ध्यान से देखिएगा, इंक्लिनेशन की डायरेक्शन देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इधर से मेजर करोगे तो ऑब्ट्यूस होगा, इधर से मेजर करोगे तो क्लॉकवाइज, मतलब माइनस में आने वाली है वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड कौन शो करेगा? स्लोप। अब tan थीटा तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर अपन बेस कर दीजिए। तो इस पे परपेंडिकुलर कितना होगा? 50, और बेस कितना होगा? 2। -25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन पार्ट ए, वेलोसिटी इन ए बी सॉरी बीसी पार्ट की वेलोसिटी देखोगे तो इसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन है बच्चों पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी।
टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से यहां तक कितना होगा 30 और बेस कितना होगा 8, 15/4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 पॉइंट, और ये आया 4 तिया 12, 3 बचा 7 3.7 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये प्लस की होगी माइनस की होगी। तो इस तरीके से एसटी ग्राफ बनता है बच्चों। और अब लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्टार बना देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे ज्यादा काम आने वाला ग्राफ है। और यहां पर आपको वेलोसिटी के जो ग्राफ दिखाई देंगे बच्चों, वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। हर ग्राफ के बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा किस कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है। पहला ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा, तीसरा ग्राफ ऐसा बनेगा, चौथा ग्राफ ऐसा बनेगा। सभी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, सभी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि V प्रोपोर्शनल टू T तो होगा ही सही, कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही सही, क्योंकि सभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं। पर यह है कि कहीं पर टाइम कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, स्लोप बताएगा और इंक्लिनेशन की डायरेक्शन जो बताएगी वो भी आपको बताता जाऊंगा। पहले ग्राफ 1 की बात कर लेता हूं। ग्राफ 1 आपको दिख रहा है VT ग्राफ, ऐसा आपको दिख रहा है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर VT ग्राफ है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगी तो स्लोप 0 रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। दूसरा ग्राफ, जो काम की बात है वही बताऊंगा आपको। दूसरा ग्राफ ये है बच्चों, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, इसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन क्या है और स्लोप क्या बताएगा। ठीक है। ये कब शुरू होता है अपने पास में समझ लीजिएगा। ये कब बनेगा मतलब when particle start from rest, moves with constant acceleration, इस कंडीशन में ये ग्राफ बनता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट साइन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। साइन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज का है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो होगा विल बी पॉजिटिव। अगर थीटा क्लॉकवाइज का है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है। तीसरी बात इसकी जो होगी बच्चों, स्लोप m tan थीटा वो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। पर हमेशा इंक्लिनेशन ध्यान रखना, जैसे यहां इसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यहां देखोगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पर जब यहां देखोगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल और ये एक्यूट, और एक्यूटी मेजर करना तो क्लॉकवाइज है, तो यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्ड करेगा या एक्सेलरेट करेगा, ये बात आपको समझा देता हूं यहां। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड साइन ऑफ वेलोसिटी आर सेम,
then acceleration is present. If both signs are opposite, then retardation is present. अब ये बात मैं आपको सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा बच्चों। ग्राफ तो मैंने बता दिया आपको दो, तीसरा ग्राफ कब बनता है ये भी बता देता हूं आपको, ठीक है, थर्ड ग्राफ और फोर्थ ग्राफ। फिर मैं कैसे पता करता हूं ये भी आपको बता दूंगा साथ साथ। ग्राफ थर्ड की बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। व्हेन पार्टिकल moves with constant acceleration but u is not equals to 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर इंटरसेप्ट से ग्राफ शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। हाँ जी, ग्राफ 4 की बात करें बच्चों, ये अगर बता रहा है इट मीन्स particle moves under constant retardation and finally comes to rest. इन कंडीशन में ये ग्राफ बना करते हैं बच्चों। और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है तो सवाल कैसे कैसे और क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। 5-6 बातें आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। एसटी ग्राफ के अंदर तो कुल मिलाकर 4 बातों से ज़्यादा पूछ नहीं सकता वो आपसे। डिस्टेंस पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, या पर्टिकुलर किसी पार्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी को वो पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, एक जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीटी ग्राफ, ठीक है। आपको वीटी ग्राफ बना देता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाता हूं जिससे चीजें समझ में आ जाएगी आपको। यहां वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस दे रखा है बच्चों, यहां वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस आपको दिया हुआ, और ग्राफ कुछ पहले जैसे बना देते हैं जिससे कि चीजें आपको समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे। ओ से ए से बी, बी से सी से डी से ई, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर आपको 4 सेकेंड, यहाँ पर आपको 6 सेकेंड, यहाँ आपको 8 सेकेंड, यहाँ आपको 10 सेकेंड दे दिए गए। यहाँ की वेलोसिटी आपको दे दी गई है मान लो +40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ की वेलोसिटी आपको दे दी है मान लो -40 मीटर पर सेकेंड। ऐसा अपन ने कुछ भी ले लो डाटा तो यार, चलो -20 ले लेते हैं, जिससे कि वहाँ की बातें भी समझ में आ जाएगी आपको। ये ग्राफ आपको दे रखा है बच्चों, और यहाँ पर अब आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, पर्टिकुलर किसी पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन पूछेगा, या किस पार्ट में रिटार्डेशन होगा, किस पार्ट में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, या मीन वेलोसिटी आपसे पूछेगा। ये सब बातें आपसे पूछ सकता है। चलो, पहली चीज, सबसे पहले तो हम ग्राफ में देखकर ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहाँ कहाँ होगा। चलो मैं ट्राई करता हूं दूसरे कलर के पेन से बनाने की, 1 मिनट। अगर पॉसिबल होगा तो बनाऊंगा मैं। हाँ जी, देखिएगा इधर ध्यान से। ओए पार्ट की बात करूं बच्चों तो इसके इंक्लिनेशन के डायरेक्शन देखो आप, रेड कलर से बना रहा हूं, दिख रहा होगा शायद आपको, ये एंटी क्लॉक है। इसका मतलब है यहां का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, साइन एक्सेलरेशन का पता चल गया। पर अब ये वेलोसिटी एक्सिस पर देखो साइन कौन सा, पॉजिटिव, दोनों के साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन है। ए बी पार्ट में तो थीटा ही 0 डिग्री का है। जरा बीसी पार्ट में आओ, इधर से मेजर करोगे तो ऑब्ट्यूस होगा, इधर से मेजर करोगे तो एक्यूट एंगल होगा। यहां का थीटा क्लॉकवाइज होगा बच्चों, इसका मतलब है यहां एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी एक्सिस पर साइन पॉजिटिव दिख रहा है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के साइन अपोजिट, इसका मतलब यहां रिटार्डेशन होगा।
CD पार्ट में बात करें तो इधर से ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, इधर से एक्यूट बनेगा, और ये भी क्लॉकवाइज ही एंगल है, ये नेगेटिव, और वेलोसिटी का भी नेगेटिव एक्सिस, दोनों सेम साइन के हैं, तो यहां एक्सेलरेशन होगा। और यहां देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव और वेलोसिटी का एक्सिस नेगेटिव, मतलब यहां रिटार्डेशन होगा और फाइनली कम्स टू रेस्ट होगा। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है बच्चों यहां पर, वो होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा सुन लीजिएगा। जो भी ग्राफ आपको दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखो, ये वाला होगा, मैं ग्रीन कलर से बना के दिखा रहा हूं आपको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने बना दिया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है। हाँ जी, डिस्टेंस जब भी चाहिए, टोटल एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ जो ग्रीन कलर के पेन से दिखाई दे रहा है आपको, और टाइम एक्सिस जो ब्लैक कलर के पेन से दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपको 3 शेप दिखाई देंगी बच्चों, 4 शेप, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा भी ट्राइंगल। तो इन चारों शेप के एरियाज निकालने हैं आपको डिस्टेंस के लिए, खत्म। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। पहला शेप कौन सा? ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 40। दूसरी शिफ्ट रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 इंटू 40। तीसरा ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चौथा भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस की जगह पर होगा अब यहां से यहां तक 4 और हाइट की जगह पर 20। चलो चेक करो, 2 से 2 मरेगा, यहां 40, ये बना 80, यहां पर 2 से 2 मरा, ये 40, या 2 से 2 मरा, ये 40। ध्यान से देखो कुल मिलाकर कितना बना। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए यहां पर, तो ये बना 120 ये और 80 200 मीटर। ये टोटल अपने पास में, ध्यान रखना ये एसटी ग्राफ नहीं है, वीटी है। ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में एरिया निकालना पड़ता है, एसटी ग्राफ में शिफ्टिंग प्रोसेस से निकालना पड़ता है। ठीक है, 4 शेप बनी थी, ट्राइंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, चारों का एरिया निकाल दिया आपने। दूसरी बात जो आपसे पूछी जा सकती है बच्चों, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी टोटल एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विद साइन, साइन के साथ ऐड करना है। जैसे कि 4th शेप का एरिया नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहां हाइट जब लोगे तो नेगेटिव एक्सिस पर होगी। बाकी तो तीनों का, तो यहां पर टोटल एरिया जो आएगा विद साइन A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4 आएगा। ठीक है, तो बस इसको यहां पर मेरा से होगा 80 160 में से 40 घटा दो तो 120 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां 120 मीटर हो गया। चलिए, अब तीसरी चीज तो आपको बताइए यार, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी चाहिए। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू 200 मीटर है, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 120 डिवाइडेड बाय 10, तो 12 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा बच्चों। चौथी चीज जो आपको निकाल कर देनी है वो है यहां पर एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन। चौथी चीज एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन, दोनों में से कुछ भी। तो किस पार्ट में एक्सेलेरेशन है, किस पार्ट में रिटार्डेशन है, इस बात का पता करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया।
डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन और साइन ऑफ वेलोसिटी दोनों सेम अगर है तो एक्सेलेरेशन, दोनों अगर अपोजिट है तो रिटार्डेशन, और ये निकलेगा बच्चों हमेशा स्लोप के साथ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। जैसे आपको पहली शेप में आपको एक्सेलेरेशन चाहिए, परपेंडिकुलर 40 डिवाइडेड बाय 2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। दूसरी में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं होगा क्योंकि वहां स्लोप ही 0 है। तीसरी में देखोगे तो परपेंडिकुलर 40 यहां 2, तो यहां माइनस एक्सेलेरेशन है और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, तो यहां रिटार्डेशन होगा। ठीक है, निकलेगा स्लोप से ही। पांचवी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है बच्चों वो पूछी जा सकती है यहां पर मीन वेलोसिटी, वो उसमें बड़ा लफड़ा पड़ता है। मीन वेलोसिटी, फिफ्थ पॉइंट, मीन वेलोसिटी। तो वी मीन निकालने का तरीका होता है बच्चों कि आपको मिनिमम वेलोसिटी देखनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी है, बाई 2 कर देना है। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि यार बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो 40 मीटर पर सेकंड आप बोलेंगे। मिनिमम पूछूंगा तो आप बोलेंगे -40, तो आप गलत हो गए। मिनिमम वेलोसिटी जो होगी वो यहां पर होगी 0। वो सर 0 क्यों, 0 से कम तो ये वाली है -20, सॉरी -40 नहीं -20 आप बोलेंगे। तो सर 0 से कम तो ये, अरे मेरे भाई वेलोसिटी का साइन कम ज़्यादा को नहीं बताता है, वेलोसिटी का साइन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। तो आपको यही देखना है कि वेलोसिटी एक्सिस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट की वेलोसिटी कौन सी लिखी है और सबसे कम अमाउंट की कौन सी वेलोसिटी लिखी है, अगर मीन आपको निकालना है तो। क्लियर? चाहे वो नेगेटिव के अंदर ज़्यादा लिख रही हो, जैसे मान लो आपको ग्राफ ऐसे दे दे, ऐसे दे दिया, मान लो यहां मैंने दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड और यहां दे दिया मैंने आपको -60 मीटर पर सेकेंड और ये 0। अब आपसे पूछिए यार मैक्सिमम बताओ तो 60 है और मिनिमम बताओ तो 0 है। मैग्नीट्यूड देखना सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये ग्राफिकल सेक्शन का बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे करवा रहे हैं जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।